नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका मिरर मॉर्निंग में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। करीब 1 करोड़ की लागत से बने धनबाद के पहले फॉरेस्ट गेस्ट हाउस का हुआ शुभारंभ। रामगढ़ में माइंस के पानी से बदली किस्मत, केज कल्चर से बड़ी मछुआरों की आमदनी। झारखंड में मानसून सक्रिय, अगले 2 दिन गरज चमक के साथ भारी बारिश का अलर्ट। किस्मत बदलने का सपना निकला फर्जी, बीमारी में नकली लॉटरी गैंग का भंडाफोड़। और थाने से कोर्ट ले जाते वक्त हंगामा, युवा नेता पर पुलिस के सामने फेंके गए अंडे। और अब खबरें विस्तार से। धनबाद में वन विभाग को एक नई सौगात मिली है, जहां 8 लेन रोड स्थित वन विभाग के नए कार्यालय परिसर में करीब 90 लाख रुपए की लागत से तैयार धनबाद का पहला आधुनिक फॉरेस्ट गेस्ट हाउस का भव्य शुभारंभ हुआ। मौके पर सांसद ढुल्लू महतो, विधायक राज सिन्हा, वन विभाग के बोकारो रेंज के क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक आरथंगा पांडियन, उपायुक्त आदित्य रंजन, वन प्रमंडल पदाधिकारी विकास पालीवाल, सिटी एसपी ऋतिक श्रीवास्तव, ग्रामीण एसपी एस मोहम्मद याकूब सहित कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने गेस्ट हाउस परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि धनबाद में आधारभूत संरचनाओं के विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यों को गति दी जा रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह फॉरेस्ट गेस्ट हाउस विभागीय कार्यों को और अधिक सुगम बनाने के साथ साथ धनबाद के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होगा। देखिए, निश्चित तौर पर लोगों को तो फायदा होगा ही, मगर वन विभाग द्वारा आज़ादी के बाद पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में, जब से हमारा देश उनके नेतृत्व में चल रहा है, आपको कई नए चीज़ देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से अभी वन विभाग के द्वारा रेस्ट हाउस और उनका ऑफिस सही तरीके से और सही जगहों पर नहीं था, आज आपको सामने है और इससे हमें लगता है कि बहुत लोगों का लाभ मिल सकता है। और हम वन विभाग के तमाम डीएफओ से तमाम अधिकारियों को मैं सलाह देना चाहेंगे कि जो वन विभाग का वृक्ष जो काटा जा रहा है, पोल बेरिंग क्षेत्र में उत्खनन के लिए जो बीसीसीएल के द्वारा हजारों हजार वृक्ष काटा जा रहा है, उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये सच्चाई है कि केंद्र सरकार द्वारा लगातार कई वर्षों से वृक्षारोपण का, और हमारे पार्टी का भी ये प्राथमिकता है कि माँ के नाम एक पेड़। अभी देख रहे हैं कि बिल्कुल हम लोगों के द्वारा लगाया जा रहा है और एक तरफ पेड़ का कटाई हो रही है। इसलिए वन विभाग के डीएफओ साहब से हम खास करके कहना चाहेंगे कि बीसीसीएल के द्वारा जो वृक्ष को काटा जा रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर अनऑथराइज काटा जा रहा है, बिना परमिशन का काटा जा रहा है और मतलब फर्जी तरीके से वृक्षा लगाकर बोला जा रहा है कि हम इतना वृक्ष लगा दिए, 1000 काटे तो 10,000 लगा दिए, मगर इस तरह का सारा गलत है, सारा। इसलिए ऐसे लोग पर जांच होकर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूँ डीएफओ सहित सारे वन विभाग के अधिकारी को, जिन्होंने अपनी लगे रहे और हम लोगों से भी संपर्क में रहे। रामगढ़ में बंद पड़ी माइंस का पानी अब रोजगार और आय का नया जरिया बन रहा है। कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने आरा बस्ती माइंस संख्या 8 में संचालित केज कल्चर योजना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मत्स्य पालक किसानों और महिला स्वयं सहायता समूह से बातचीत कर योजना के लाभ और चुनौतियों की जानकारी ली। सचिव ने उत्पादन बढ़ाने के साथ मछली आधारित वैल्यू एडिशन, ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर जोर दिया। किसानों की सुविधा के लिए मोटर बोट उपलब्ध कराने के भी उन्होंने आश्वासन दिए। झारखंड में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय होने जा रहा है। रांची मौसम केंद्र ने शनिवार को जारी पूर्वानुमान में बताया कि राज्य में अगले 2 दिनों तक कई स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही आगामी 5 दिनों तक वज्रपात, गर्जन और तेज हवा चलने का भी अलर्ट जारी किया गया। मौसम केंद्र के अनुसार अगले 2 दिनों तक अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि इसके बाद अगले 3 दिनों के दौरान तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। लगातार बारिश और बादल छाए रहने के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है।
रातों रात अमीर बनने का सपना दिखाकर लोगों को ठगने वाले नकली लॉटरी गिरोह का ईस्ट बर्धमान के मेमारी में भंडाफोड़ हुआ है। मेमारी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बामनपुरा चौराहे इलाके में छापेमारी कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से करीब 3 लाख के नकली लॉटरी टिकट, 13,500 रुपये नगद, 4 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप और 1 कंप्यूटर बरामद किया गया है। पुलिस का मानना है कि इन उपकरणों का इस्तेमाल फर्जी टिकट तैयार करने में किया जाता है। मामले की आगे की जांच भी जारी है। पूर्व मंत्री के भतीजे और युवा नेता की गिरफ्तारी के बाद ईस्ट बर्धमान के कालना में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार युवा नेता सौभाग्य मजुमदार को नादनघाट थाना से कोर्ट ले जाने के दौरान कुछ लोगों ने उन पर अंडे फेंक दिए। घटना पुलिस की मौजूदगी में हुई, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए आरोपी को सुरक्षित वाहन में बैठाकर कालना सब डिवीजन कोर्ट के लिए रवाना किया। घटना के बाद कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। পরিস্থিতিতে ছিল গোটা পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভার মানুষ আজকে খুশির দিন এবং আমরা এই ভিডিওর মাধ্যম দিয়ে বার্তা দিতে চাই যে আজকে থেকে পূর্বস্থলী দক্ষিণের সমস্ত চোর ধরা শুরু হলো এবং আজকে তার শুভ সূচনা হলো যে বিগত দিনে ভাগ্নে বলে পরিচয় দিত। আমরা জানি না সে বৈধ ভাগ্নে না অবৈধ ভাগ্নে, তবে আমার মনে হয় উনি অবৈধ ভাগ্নে, না হলে অবৈধ কাজের সঙ্গে কোনোভাবে উনি জড়িত থাকতে পারতো না। এছাড়াও আমরা বলে রাখতে চাই যে আজকে ভাগ্নেকে দিয়ে শুরু করলাম এবং আগামীকাল মামার পালা। স্বপন দেবনাথ, প্রাক্তন বিধায়ক স্বপন দেবনাথ গোটা পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভার মানুষের উপর অত্যাচার হয়েছে। এছাড়া আমরা বলতে চাই এমন পূর্বস্থলী দক্ষিণের একটা পরিবার নেই যাদের সঙ্গে দুর্নীতি করেনি এই তৃণমূল কংগ্রেস। প্রত্যেকটা চোর ধরা পড়বে, আপনারা শুধু রেডি হন। আজকে আমরা ধন্যবাদ জানাতে চাই বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়কে এবং সবথেকে বেশি ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধায়ক সাহেব প্রাণকৃষ্ণ তপাদার মহাশয়। কাকে তুলে নিয়ে গেলেন? সৌভাগ্য মজুমদারকে তুলে। ईस्ट बर्धमान के बतार में चुनाव के बीच हुई कथित हिंसा के मामले में पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के 2 नेताओं को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नेताओं में पंचायत समिति के मत्सा कर्मदक्ष और बार बुलेट नंबर 2 तृणमूल अध्यक्ष मनिक घोष तथा पंचायत सदस्य नजरुल शेख शामिल है। दोनों पर मारपीट और कथित तौर पर जुर्माने की वसूली से जुड़े आरोप लगे गए हैं। शनिवार को पुलिस ने दोनों को वर्धमान कोर्ट में पेश किया। इस दौरान थाना परिसर के बाहर मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने नारेबाजी भी की। मामले की जांच भी जारी है। গাছ চুরি হয়েছে এবং এফসিআই থেকে প্রায় 2 কোটি টাকার মতন লুট হয়েছে এবং 2021-2024 যে ভোট পরবর্তী হিংসা ছিল সেই হিংসাতে প্রত্যক্ষভাবে মদত দিয়েছে মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ এবং বর্তমানে বড়বেলুন 2 অঞ্চল সভাপতি মানিক ঘোষ। তার নাম আর ভালো নাম হচ্ছে মানিক ঘোষ। তো এই অসিত কুমার ঘোষের নেতৃত্বে ওই গ্রামে এবং ওই অঞ্চলে এর বাইরেও বিভিন্ন গ্রামে বিভিন্ন অঞ্চলেতে নির্মম সন্ত্রাস নামিয়ে নিয়েছিল। আমাদের অনেক কর্মীকে কেস খাইছিল, ফলস মামলা দিয়ে তাদেরকে জেলে কাটিয়েছিল। তাপস ঘরুই আমাদের নেতা ছিল। তাপস ঘরুইয়ের বাড়িতে গিয়ে প্রায় 3 লক্ষ টাকা একটা জরিমানা করেছিল। তার অবশ্যই ভোট পরবর্তী সন্ত্রাস, আমাদের কর্মীদের ওপর অত্যাচার, এফসিআইয়ের গোডাউন থেকে লুট, গাছ চুরি, মাছ চুরি, সবই চুরি আর দুর্নীতির মধ্যে যুক্ত আছে। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय शर्मा ने परिसीमन को लेकर विरोधी दलों पर कड़ा प्रहार करते हुए कुछ राजनीतिक दल कहा कि अपने कुछ संकीर्ण राजनीतिक हितों को साधने के लिए जनता को गुमराह करने में लगे हुए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि परिसीमन कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं बल्कि भारतीय संविधान द्वारा निर्धारित एक आवश्यक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। भाजपा प्रवक्ता ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान की मूल भावना के अनुसार प्रत्येक जनगणना के बाद क्षेत्रों का पुनर्गठन किया जाना अनिवार्य है। इसका मुख्य उद्देश्य जनसंख्या में आए बदलाव के अनुरूप लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व को संतुलित रखना है। मृत्युंजय शर्मा ने कहा कि जो दल इस प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं या इसे लेकर जनता में डर का माहौल बना रहे हैं वे असल में लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। परिसीमन का उद्देश्य किसी क्षेत्र विशेष को नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि हर नागरिक को उसका सही और सम्मान प्रतिनिधित्व अधिकार दिलाना है। कि परिसीमन कोई बीजेपी का प्रोसेस नहीं है। परिसीमन इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन का भी प्रोसेस नहीं है, संवैधानिक प्रक्रिया है। और संविधान में तय था कि प्रत्येक 10 वर्ष में जब भी जनगणना होगी उसके बाद देखा जाएगा कि कहाँ जनसंख्या कम है ज़्यादा है, उसके हिसाब से सीटों का बंटवारा किया जाएगा।
पिछले 2 बार से ऑलरेडी ये पोस्टपोन हो रहा है। तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि परिसीमन हो, नहीं तो देखिए उत्तर भारत में कुछ सीटें हैं जहां मतदाता 28 लाख है लोकसभा में और दक्षिण भारत में 18 लाख है। तो ये किस प्रकार का लोकतंत्र है कि हमारे प्रत्येक वोट का जो वैल्यू होना चाहिए वो एक होना चाहिए। तो उस हिसाब से परिसीमन बिल्कुल होना चाहिए। अभी जनगणना चल रही है, जनगणना जैसी खत्म होगी उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके ऊपर डिलिमिटेशन कमीशन बैठती है, फिर परिसीमन होती है। तो एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है और बिल्कुल होना चाहिए। अब देखिए उसकी जनसंख्या, अभी जनगणना की पहले रिपोर्ट ही नहीं आई है, डिलिमिटेशन कमीशन ही नहीं बना है और कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। नहीं, आदिवासियों में ये डर देखा जा रहा है कि इससे सीटें कहीं ना कहीं प्रभावित होंगी। नहीं, ये तो फिर गुमराह करने वाली बात है, क्योंकि जब ना जनगणना की रिपोर्ट आई है, ना डिलिमिटेशन कमीशन बना है, ना उसकी कोई रिपोर्ट आई है, तो पहले से कैसे ऐसा कह सकते हैं। और वो कह के आप उस पहले से विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं उस प्रोसेस का ही, जो एक संवैधानिक प्रोसेस है। तो आप तो फिर संविधान को ही, जिसको आप प्रोटेक्ट करने की बात करते, उसी के खिलाफ आप जा रहे हैं। पलामू में लगातार हो रहे सड़क हादसे को जिला प्रशासन ने गंभीर से लिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत और पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पोखराहा और जोड़ा मार्ग का, थोड़ा सा फिर से पढ़ेंगे यार, क्या लिखता है ये लोग, थोड़ा सा, हाँ बस। रेडी। पलामू में लगातार हो रहे सड़क हादसे को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर उपायुक्त दिलीप सिंह शेखावत और पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पोखराहा और जोड़ मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान सड़क सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए सभी विभागों को आवश्यक सुधार और सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि सड़क हादसे में होने वाली जनहानि पर समाज की अपूरणीय क्षति है और बेहतर सड़क डिजाइन, यातायात प्रबंधन और सुरक्षा इंतजामों के जरिए ऐसी घटनाओं को हर हाल में रोकने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने वहां मौजूद उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए, कहां पर बैरिकेड बनाने हैं, कहां पर ब्रेकर बनाने हैं, इस तमाम तरह के सुझाव दिए, निर्देश दिए और यह कहा कि आने वाले समय में सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने को प्राथमिकता दी जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले कुछ समय के अंदर यहाँ पे मैसिव एक्सीडेंट्स हुए हैं जिसमें लॉस ऑफ लाइफ भी है। तो उसको आज फिज़िकली हमने वेरीफाई किया। इससे पहले हम लोगों ने अपने कार्यालय में मीटिंग भी की, जो अलग अलग एजेंसीज़ हैं, आरसीडी है, एनएचआई है, पुलिस डिपार्टमेंट है, प्रशासनिक पदाधिकारी है, सबसे मीटिंग करने के बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे स्पॉट इंस्पेक्शन किया है और जो करेक्टिव मेजर्स हैं उनको 2 भाग में डिवाइड किया है कि क्या शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं। शॉर्ट टर्म मेजर्स में आपको दिख रहा होगा कि वहाँ पे हमने स्पीड ब्रेकर इंटरसेक्शन पे बनाए हैं। लॉन्ग टर्म मेजर्स के अंदर इसमें अंडरपास बनेगा, उसके लिए भी हम लोगों ने टाइमलाइंस निर्धारित किए हैं और उसको भी हम लोग जल्द से जल्द विभाग में भेज के, एनएचआई को भेज के रीजनल ऑफिस में अप्रूव करा के बनवाएंगे। लेकिन इमीडिएट टर्म मेजर्स के ऊपर हम लोगों ने चर्चा की और इसमें हम लोग ट्रैफिक लाइट्स देने का काम करेंगे और ट्रैफिक लाइट देने के बाद में यहाँ पे हम लोग डिप्लॉयमेंट करेंगे जिससे। और मिरर मॉर्निंग में अब तक बस इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।